नमस्कार साथियों। कोल इंडिया के इतिहास में पहली बार आप एक साक्षात्कार देखने जा रहे हैं जहां सभी 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि दे रहे हैं साक्षात्कार कोल इंडियंस चैनल को। नेटवर्क समस्या के चलते कुछ पार्ट ठीक से आया नहीं, इसलिए कुछ पार्ट को हटाकर ये इंटरव्यू डायरेक्ट कर रहे हैं नई दिल्ली से। इंटरव्यू देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी क्वार्टर को लेकर समस्या हो तो कमेंट अवश्य करें। इंटरव्यू में रहेंगे शिव कुमार यादव HMS, राजीव रंजन BMS, शत्रुघ्न महतो एटक और रंजीत मुखर्जी C2। चलो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो देखना तो बनता है। नमस्कार। आज कोल इंडियंस यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज के लिए एक सुनहरा दिन है। दिन कहे या रात कहे, क्योंकि कुछ काफी रात हो चुकी है और आज 28 तारीख था और सभी जितने भी आप अभी देख पा रहे हैं, हमारे चारों इस संगठन के नेतागण जो सरप्लस क्वार्टर को लेके जो कमिटी बना था, दिल्ली में उसका मीटिंग था और वो दिल्ली की मीटिंग के बाद, और मतलब ये कोल इंडियंस नहीं, CIL के इतिहास में ऐसा होगा कि चारों संगठन के चारों नेता एक साथ इंटरव्यू दे रहे हैं किसी को, तो विशेष विशेष आभार सभी को। और मैं एक एक करके सबको नमन करता हूँ। राजीव रंजन जी हैं हमारे साथ BMS से, शत्रुघ्न महतो जी हैं AITUC से, रंजीत मुखर्जी जी हैं C2 से, और इनका परिचय तो सभी जानते हैं, शिव कुमार यादव जी, जो पहले बहुत बार इंटरव्यू दे चुके हैं। सभी को हमारे चैनल में वेलकम। आपको भी धन्यवाद। चलिए, आपके चैनल को भी धन्यवाद। एक एक करके सवाल पूछेंगे और अगर लगता है कि ये सवाल कोई और जवाब देना चाहे या फिर ये सवाल ना होना चाहे तो भी आप बता सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। सवाल कुछ तीखे होंगे और कुछ मीठे भी होंगे, तो दोनों सवाल एक साथ शुरू करते हैं अगर आप लोग को परमिशन हो तो। ओके सर, ओके। आज मैनेजमेंट की तरफ से 5 और यूनियन की तरफ से 4 थे, लेकिन मैनेजमेंट का देखा मैं GM MP NIR जी थे, EDLR शायद नहीं थे। क्या DP साहब का ना होना इस मीटिंग में कहीं खटक रहा था आप लोग को? नहीं, आपके साथ से बात हुई थी। डिजिटल टिकट तो नहीं, बात हुई थी, वो VC में रहेंगे। CIL की बात कर रहा हूँ। नहीं, आपकी जानकारी में दे दें, इस कमेटी में कोल इंडिया के DP इसमें मेंबर नहीं है। इसमें अच्छा। हमारे BCCL के DP मेंबर है जो ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और आपने अच्छा। जो बोला लैंड और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हेड जो हमारे कोल इंडिया के हैं CIL के, वो भी ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और बाकी अच्छा। दो कंपनी के DF ऑलरेडी हमारे साथ में थे और पूरे कमेटी फुल फ्लैश में थी। कोई भी नहीं, जो इस कमेटी के जितने टोटल मेंबर्स थे सभी थे। आज इस कमेटी में सभी मेंबर इसका मतलब प्रेजेंट थे, और कुछ ऑनलाइन और कुछ वहां पे प्रेजेंट थे। और कोई VC में थे। अच्छा अच्छा, तो एक अगर आज का मीटिंग का एक जिस्ट उठाया जाए, अगर 5 मिनट में अगर आम वर्कर को समझाया, क्योंकि आज जो आप लोग का जो मिनट्स निकला है ये ऑलरेडी फेसबुक में वायरल हो चुका है, सभी के व्हाट्सएप में पहुंच चुका है, लेकिन जो आम वर्कर है जो इंग्लिश उतना पढ़ना लिखना शायद नहीं जानता है, उनके लिए क्या कहेंगे कि ये 5 मिनट में अगर बता पाए, कोई भी एक आप में से, मतलब इतने गण्यमान्य सब हैं, कोई में जो 5 मिनट में बता दो कि क्या एक्चुअली क्या रिजल्ट निकला इस मीटिंग से, क्योंकि ये तो ओनली सेकेंड मीटिंग ही था। सेकंड मीटिंग थी आज। आज जो हम लोगों की बैठक हुई, उस बैठक में संक्षेप में ही हम लोग बता सकते हैं कि जो पिछली बैठक हुई थी धनबाद में जी, उससे हम लोग आगे बढ़े हैं। और जो बीच में क्वार्टर देने की बात चल रही थी, पहले हम लोग एक्स एम्प्लॉय ठेका श्रमिक ये दोनों पर डिसीजन लिए थे। आज एक और अमेंडमेंट हम लोगों ने किया और उसमें जो विस्थापित परिवार जो थे, इनकी जमीन कम जाती है और उन्हें ना नौकरी मिलता है ना कोई बहुत ज्यादा अमाउंट मिलता है कि वो कहीं अपना स्टेबल कर सके, उनके लिए भी हम लोगों ने इस बार जोड़ने का काम किए हैं कि उनको भी क्वार्टर हम लोग लीज पर देंगे अगर ये पॉलिसी बनती है। दूसरी है दूसरी बात है कि जो मैनेजमेंट की तरफ से 60,000 क्वार्टर का आया, वो 60,000 क्वार्टर
कहाँ है, किस कंपनी में है और कौन कौन सा क्वार्टर है, टाइप्स ऑफ क्वार्टर, ये क्लियर हाँ, नहीं था। इसका हम अच्छा, लोगों ने चारों मेंबर ने इस बात को रखा कि जी, वो हमें एग्जैक्ट मालूम होना चाहिए कि जी, हमारा कौन सा टाइप का क्वार्टर किस कंपनी में सरप्लस। इस सही पर बात। निर्णय हुआ कि सभी कंपनी में एक जेसीसी की मीटिंग होगी और वो टारगेट दिया गया है 2 महीने का। इस 2 महीने में जेसीसी की मीटिंग करके और उसमें जो अपने मेंबर हैं चारों, ये उस बैठक में भी उपस्थित रहेंगे हुँ, और वहां से सारी रिपोर्ट लेके तब हुँ, हम लोग कंक्लूड करके और हुँ, इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुख्य यही 2 विषय था। इसके अलावा और भी विषय पर चर्चा हुई, लेकिन हाँ। आज का मेरा हम लोग का मेन डिसीजन यही। मैं शत्रुघ्न जी से एक सवाल पूछूंगा। हम्म, शत्रुघ्न जी, हर सब्सिडी में क्वार्टर अलग-अलग तरीके का है। कहीं थोड़ा लंबा है, कहीं थोड़ा चौड़ा है, कहीं का कॉलोनी बेहतर है, कहीं का कॉलोनी मान लीजिए अलग टाइप का है, क्योंकि ईसीएल, बीसीसीएल, सीसीएल ये सब पुराना है, बाकी एनसीएल, एमसीएल जो बना बाद में बना तो उनका क्वार्टर भी अलग बना। तो क्या कभी आप लोग ये सवाल उठा पाएंगे उस कमिटी में, या फिर उठाना सही होगा कि पूरा सीआईएल में यूनिफॉर्म क्वार्टर क्यों नहीं होता है, एक ही तरीके का, एक ही टाइप का कॉलोनी का? क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग कॉलोनी बैठने से अनऑथराइज ऑक्यूपेशन बढ़ती रहेगा, इसको घटाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे के दिन में शायद और बढ़ जाए, क्योंकि ड्रास्टिकली मैन पावर भी घट रहा है। तो क्या सोच रहे हैं शत्रुघ्न जी इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो सभी कंपनियां में अलग-अलग टाइप का क्वार्टर पहले से बना हुआ है, जी, ठीक है? और अभी हम लोगों ने डिसाइड किया, जो एज़ पर कंपनी रिकॉर्ड्स कि 60,000 क्वार्टर हमारे पास सरप्लस है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि 60,000 क्वार्टर किस टाइप में है, किस अवस्था में, किस स्थिति में है जी, और वह उस क्वार्टर पर अभी लोग कौन-सा लोग रह रहे हैं, उसमें कितने अनऑथराइज़्ड हैं, कितने उसमें हमारे कोल कर्मी जो रिटायर कर चुके हैं, वैसे लोग हैं, कितने क्वार्टर डैमेज है, इन सब बिंदुओं पर चर्चा हुई और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ईसीएल, बीसीएल, सीसीएल, डब्ल्यूसीएल और एमसीएल जी, चारों अच्छा, 6 कंपनियां में हम लोग एक कमेटी बना करके हुँ, हम लोग 2 महीने का समय दिया गया है कि 2 हुँ, महीने के अंदर हम लोग सभी लोग जाएँगे और हुँ, सर्वे करेंगे जो क्वार्टर्स जो एज़ पर रिकॉर्ड दिखा रहे हैं कोल इंडिया द्वारा कि 60,000 हुँ, क्वार्टर वैकेंट है, सरप्लस है। हुँ, तो उस क्वार्टर में पहले हम लोग जाँच करेंगे उस क्वार्टर किस स्थिति में, किस अवस्था में है और हुँ, किनके द्वारा क्वार्टर रखा गया है। अच्छा, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे इस पर। अभी इस पर लगभग 2 महीने का टाइम दिया गया है। इस बिंदु पर हम लोग आगे बढ़े हैं। दूसरी हुँ, बात सरप्लस क्वार्टर जो अभी है, हम लोगों ने जी, ज़्यादा जोर दिए हम लोग हमारे साथ तमाम मेंबर जोड़ दिए हैं हुँ, कि वैसे कर्मी जो रिटायर हो चुके हैं, जो हुँ, अपनी पूरी सेवा हुँ, कंपनी के कार्यकाल में अपने बिताने काम किया है, तो वैसे हुँ, श्रमिक जो रिटायर कर चुके हैं अगर उसको क्वार्टर अगर लेना है उनको रहना है यहाँ पे, चूँकि हुँ, उनका सारा फैमिली यहाँ सेटल हो चुका है, सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ लिख रहे हैं, सारे लोग जी, सेटल हो चुके हैं, किसी-किसी रूप में सेटल हो गए हैं। तो वैसे जी, कर्मी अगर रिटायर कर चुके हैं, अगर वो चाह रहे हैं कि हम अगर क्वार्टर हमको दिया जाए, तो जी, हम लोग उस पर एक रेट फिक्स करेंगे, वन टाइम रेट फिक्स हो या कोई रेंट रेट फिक्स हो। इस पर हम लोग हुँ, इस बिंदु पर आए हुए हैं, अभी इस पर कोई फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है। हुँ, दूसरी बात अभी हमारे राजीव रंजन ने बताने का काम किया आपको कि हुँ, हमने बात उठाई थी कि हुँ, विस्थापित जो लोग हैं, हुँ, जो माइंस के अगल-बगल रहते हैं, जी, वैसे विस्थापित अगर मान लीजिए माइंस विस्तारीकरण में अगर मामला मामला लटका हुआ है, मेरा माइंस जी, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, वैसे विस्थापित को अगर सही ढंग से मुआवज़ा मिल जाए और उसको अगर हम उसको क्वार्टर दे पाएँ अगर, तो निश्चित रूप से हमारा माइंस जो अभी डिस्टर्ब चल रहा है, जो रुका हुआ आगे आगे में हम लोग काम नहीं कर हुँ, पा रहे हैं, वैसे हुँ, विस्थापित को भी हम लोग क्वार्टर दे करके और जो उचित मुआवज़ा है, उसको दे करके उसको हम लोग स्थापित करके हम लोग माइंस हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा। तीसरी तो सबसे बड़ी बात है क्या बोले शत्रुघ्न जी, मैं एक चीज़ मैं पूछूँगा, जो विस्थापित हैं जिनका ज़मीन चला गया या फिर मान लीजिए उसका बगल में माइन्स चलता है, इनको रिहैब करने का भी तो एक ऑप्शन है ना? क्वार्टर की जगह एक रिहैब रिहैब रिहेबिलिटेशन रिहैब देखिए विस्थापित 2 टाइप का है। मान लीजिए कोई सा गाँव वाला विलेज मान लीजिए 25-30 वर्षों से रह रहा है
और वो जी। जमीन मान लीजिए सरकारी हो या अनऑथराइज रूप से रह रहा हो, अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन रह तो अच्छा, रहे ये बहुत बात लंबे समय से, बहुत जी, लंबे ये समय से रह बहुत रहे हैं, सारे ये लाखों के करीबन होंगे ये लंबे समय आंकड़ा। से रह रहे हैं। तो वैसे जी, भी वैसे परिवार को भी हम लोग हताश निराश नहीं करना चाह रहे हैं। वैसे परिवार को भी जी। हम लोग चाहेंगे कि उसको हुँ। विस्थापित करके कोई अच्छा क्वार्टर दे करके, सारा सुविधा दे करके उसको हम लोग वहाँ से विस्थापित कर सकते हैं हम लोग। मैं एक सवाल शिव कुमार भैया से करूँगा। भैया, कंपनी कह रही है कि 60,000 क्वार्टर सरप्लस है। ये बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ, ग्रुप में तो बहुत ज़्यादा ही आता है ये क्वेश्चन। 60,000 क्वार्टर अगर सरप्लस है, तो एक क्वार्टर मिलने में एक आदमी को 10 महीना क्यों लग जाता है? ये शायद आपके यहाँ नहीं होगा, लेकिन सीआईएल की काफ़ी जगहों में है, जो क्वार्टर लेके धांधली बहुत ज़्यादा होता है। इसके ऊपर नहीं क्या ऐसा जोड़ है, देंगे आप लोग इंडियन की तरफ से? इसमें जरा मेरा ये जानकारी में है, एक तो ये हुँ, 60,000 क्वार्टर नहीं, 60,000 के बदले 1 लाख के लगभग क्वार्टर है, जिसे ये सरप्लस बोल रहे। सरप्लस का मतलब दो अलग अलग भाषा। सरप्लस खाली नहीं है ना ये क्वार्टर, ये अनअथराइज तरीके से या तो बाहरी लोग या हमारे जो रिटायर वर्कर हो गए, उन्होंने वो क्वार्टर्स पे कब्जा करके रखा हुआ है। तो अच्छा, क्वार्टर खाली नहीं है जो हमारे किसी वर्कर को हम अलॉट कर दें। जैसे अच्छा। अभी कोल इंडिया ने अपना जो अभी रिकॉर्ड हुँ, हम लोगों को पिछली मीटिंग में और ये मीटिंग में दोनों में डिफरेंस दिखा दिया, अलग अलग रिकॉर्ड दिखा दिया। लेकिन अभी हाँ, जो कि उन्होंने 60,000 इतने मैन बताया पावर है, है और इतने मैन पावर है, इतने क्वार्टर है, फिर माइनस करके हाँ, सरप्लस दिखा दिए। तो लेकिन हुँ, आज की डेट में हमें 100% मालूम है कि जो उन्होंने मेन पावर के हिसाब से बताया है, उसमें से हुँ, कई गुना ज्यादा मेन पावर ऐसे भी हैं जो अपने खुद के गांव में रह रहे हैं, खुद के मकान बहुत में रह ज़्यादा। रहे हैं, वो जो जी, एचआरए ले रहे हैं, इसलिए वो जी, कोई भी हालत में वो मैच नहीं कर रहा था, जिसमें मैनेजमेंट को जवाब देते नहीं बना। जिसमें हमारे अच्छा, चारों साथियों ने देखिए, एक सबसे बड़ी बात तो ये है कि जी, आपको भी जानकारी में कि जेबीसीसीआई की सब कमेटी बहुत हुँ, सारी बनती है, लेकिन अधिकतर सब कमेटियों का कभी कोई डिसीजन नहीं आ पाता है जब तक कि दूसरा जेबीसीसीआई आ जाता है, और पूरा पहली जी। वाली जेबीसीसीआई के इसमें कोई निर्णय फाइनल नहीं होते हैं। उसका सबसे पिछले बड़ा बार तो कारण हम ये लोग है देखे हैं। कि जी, हाँ, जैसे अभी 940 की एक कमेटी थी 10वें में, जी, वो पूरे 5 साल खत्म हो गया, लेकिन उसका भी कोई डिसीजन नहीं हुआ, और अभी ये नेक्स्ट जी, दूसरा भी 5 साल खत्म होने की कगार पे है, 3 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक एकदम। के भी उसमें कुछ नहीं हुआ है। तो उसी प्रकार से ये भी कमेटी बनाई गई थी, जिसे वो लोग सिर्फ टाइम पास करना चाह रहे थे। लेकिन ये अच्छा, किस्मत की बात है कि हम चारों हाँ, यूनियन के जो साथी एक साथ है, इन्होंने हुँ, बिल्कुल एक साथ मिलकर ये मन बना लिया कि भाई हमें हुँ, सही में अपना, अगर हम किस कमेटी में आए हैं, तो हुँ, कामगारों को हम जो सुविधा दिला सकते हैं और जो उनका अधिकार दिला सकते हैं, उनको हम हुँ, लोग जरूर दिलाएंगे। इसलिए अभी आप देखेंगे कि ये पहला इंटरव्यू भी होगा कि हाँ, चारों संगठन के साथी एक साथ जी, जी, बैठकर जी, हम लोग जी, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, और इसमें हमारा मैं एकदम स्पष्ट है हुँ, कि क्वार्टर हमारे मैं पास कितने हैं, वो हुँ, जानकारी क्लियर रहना चाहिए। दूसरा, वो जी, क्वार्टर्स प्राइवेट लोगों ने कितना कब्जा किया है, और हमारे कामगार ने कितना रिटायरमेंट वाले हैं जो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद में रखा हुआ है, वो स्थिति क्लियर हो जाए। तो उसमें हमारे जो साथियों ने हमारे भाई बताया है, उसमें हुँ, हमारा निर्णय ये हुआ है कि 1 महीने के अंदर में सभी हुँ, सब्सिडरीज के जितने हुँ, अधिकारी हैं, वो अपना जो जानकारी, जो संबंधित अधिकारी रिकॉर्ड को पूरी तरह से जानकारी लेकर वो रखेंगे, और 1 महीने बाद में हमारी ये जो कमेटी है सेंट्रल की, ये हुँ, कमेटी उस कंपनी में जाएगी, और वहां हुँ, के जो जेसीसी और स्टीयरिंग कमेटी है, जिसमें हुँ, डायरेक्टर्स और सभी यूनियन के प्रतिनिधि रहते हैं, उनके साथ हुँ, हम लोग बैठकर वो जो रिकॉर्ड हमें देंगे, उसको हम लोग एक दूसरे से बातचीत करके वेरीफाई करके उसको कंफर्म करेंगे, और उसके बाद में उसमें निर्णय लेने के लिए, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है, अगर लाख मकानों के बारे में निर्णय लेना है, तो वो मकान जिस जमीन पे बना है वो सरकारी जमीन है। जमीन हमारे पास कोल इंडिया की नहीं है, वो भारत सरकार की है। तो पहले हमें हुँ, जितना, जब जमीन कितनी है वो कब्जे में, उसके बारे में डिटेल जानकारी लेकर फिर भारत सरकार के हुँ, पास में उसको हमको प्रपोज करना पड़ेगा रिलीज करने के लिए। अगर हमें भारत सरकार ने वो अनुमति प्रदान की, तो ही हुँ, आगे जाकर हम लोग ये आगे अच्छा कर पाएंगे। और इसमें हुँ, हमारे चारों साथियों का एकदम स्पष्ट कहना है कि हुँ, पहले राउंड में अगर अगर हमें भारत सरकार ये सहमति देती है जमीन लीज पे जी, देने के लिए, तो हम हुँ, मकान का जो ज्वाइंट सर्वे करवा के, जो स्टेट गवर्नमेंट का पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और हमारे कोल इंडिया के अधिकारियों के साथ में उसकी वैल्यूएशन निकाला जाएगा। वो वैल्यूएशन अच्छा, के अनुसार
हमारे जो रिटायर्ड वर्कर हैं उनको प्राथमिकता देते हुए प्रथम क्रमांक में उनको, और उसके बाद में हमारे जैसे हमारे साथी बताए हैं कि भाई जो रिहैब के लिए जिनके मकान हम लोग तोड़वा रहे हैं या जिनको हमारी खदानों के कारण जिनका नुकसान हो रहा है, ऐसे लोगों को भी हम वो मौका देंगे। हमारे और भी बाकी जो लोग हैं, लेकिन पहले प्राथमिकता हमारी रहेगी कि जो कामगार हमारे हैं वो उनको हम लोग वो क्वार्टर दिला पाए। लेकिन उससे पहले अभी बहुत सारी उसमें कठिनाइयां हैं। वो जी। कठिनाइयों को देखकर लोग भाग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने एक साथ चारों ने मिलकर ये तय किया कि हम लोग इसमें एक कदम आगे बढ़ाएंगे, और जिसके कारण आज की मीटिंग में ये सब तय हो पाया है। और ये 1 महीने बाद हमारी ये पूरी कमेटी लगातार विजिट करके सभी कंपनियों में जाकर और वो समझकर इस पे डिसीजन करेंगे। अच्छा। सभी को मैं बताऊं फिर से एक बार कि मैं खुद ईसीएल से हूं और शायद इस 2 महीने के अंदर आप लोग ईसीएल आ भी रहे होंगे। तो एक बार हम लोग जरूर आमने सामने भी एक इंटरव्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं हमारे चौथे गेस्ट रंजीत मुखर्जी जी से कुछ सवाल करूंगा। रंजीत जी, ये 60 अनऑथोराइज जो क्वार्टर था उनको तो ये शत्रुघ्न जी और शिव कुमार जी तो बता दिए कि इसका क्या लेखा जोखा था। लेकिन जो अनऑथराइज ऑक्युपाइड क्वार्टर है, जो मतलब मान लीजिए मेरे रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं, बाकी बाहरी जिसको बोलते हैं हम लोग यहाँ के भाषा में, तो वो तो ना देते हैं जो तो ना देते हैं बिजली का बिल, ना एचआरए का उनका कुछ मेंटेन होता है, और ऊपर से ऐसे ऐसे कुछ होते हैं जिनको ईसीएल का कल्चर भी शायद या फिर सीआईएल का कल्चर भी ना पता हो। तो एक अगल बगल में एक अनऑथराइज और ऑथराइज का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या ये इसको स्पेशली अनऑथराइज नहीं बताया जाए कि मेरा रिटायर्ड आदमी तो 40 साल दिया, 35 साल दिया, कंपनी में दिया, ठीक है, कोई कारण से उसका घर नहीं बन पाया होगा, बाहर नहीं जा पाया होगा, या फिर उसको उस कॉलोनी अच्छा लगा होगा, रह रहा होगा। लेकिन जो अभी बाहरी बहुत ज्यादा रिसेंटली कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, क्वार्टर खाली मिल रहा है और घुस जा रहे हैं, उनके लिए क्या चर्चा हुआ? कुछ क्या अलग से कुछ चर्चा हुआ उनके ऊपर? देखिए, पहले तो मैं बोलूंगा कि कोल इंडिया का इतिहास में जी। राष्ट्रीयकरण के बाद जी। इस साल हमरा नवंबर महीना से 50 साल पूर्ति पालन हम्म, करने का डिसीजन लिया गया कोल इंडिया का तरफ से। जी। तो ये पहला ये जो कमिटी है, गेनफुल यूटिलाइजेशन ऑफ सरप्लस क्वार्टर, ये जी। कमिटी ये डिसीजन लिया कि और कुछ कुछ पब्लिक सेक्टर जैसा हम लोगों को हाथ में जितना सरप्लस क्वार्टर है उस श्रमिकों को दिया जाएगा। एक्स जी। एम्प्लॉई जो है हम लोगों को उनको दिया जाएगा। सरप्लस क्वार्टर कितना है ये कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है इस डेटा, ये डेटा, क्योंकि पहला मीटिंग में मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया था 85,000 क्वार्टर का कैटेगरी है दो, स्टैंडर्ड क्वार्टर एंड नॉन स्टैंडर्ड क्वार्टर। नॉन स्टैंडर्ड क्वार्टर एनसीडब्ल्यू 4 में हम लोग जो डिसीजन लिया था जो उनमें उनमें से एंटी वर्कर को दिया जाएगा, बट हाउस अलाउंस उनको मिलते रहेगा। और स्टैंडर्ड एंटिटी क्वार्टर, एलसीए शायद वो क्वार्टर होंगे हाँ, ना, और एंटिटी टाइप। स्टैंडर्ड क्वार्टर पहला मीटिंग धनबाद में मैनेजमेंट की तरफ से बोला गया था, डेटा हम लोग को दिया गया था 85,000 एंड नॉन स्टैंडर्ड लगभग 75,000। तो इस बार थोड़ा डेटा को चेंज किया गया। चेंज मतलब वो भी ठीक नहीं है, सही नहीं है। हम लोग बोले मीटिंग में যে 2,25,000 मैन पावर है मैंने 1 अगस्त 2024 तक, आज 24। 2,85,000 मतलब करीब आपको क्वार्टर है, मतलब 60,000 सरप्लस। तो हम लोग बोला जी 100% वर्कर तो क्वार्टर में नहीं रहते हैं, कभी 100% नहीं। वर्कर क्वार्टर हम लोग बोले कि ज्यादा से ज्यादा नॉट मोर देन 70%। एक्चुअली हिसाब में यस। 60% होगा, लेकिन नॉट मोर देन 70% वो वर्कर आपको नहीं रहते, तो और ज्यादा आपको सरप्लस होगा उसका मतलब। तो सरप्लस आप जो बोले एकदम सही बात बोले, जे सरप्लस उसको तब कहा जाएगा जब सरप्लस में तो कौन होता है जो ऑक्यूपेशन है, रिटायर मतलब एक एम्प्लॉई 20,000, मैनेजमेंट जो डाटा दिया है अच्छा। 19,885, माने करीब 19,000। 20,000, 19,885। 20,885 हाँ। मतलब हाँ। 20,000 हाँ। 20,000 रिटायर एम्प्लॉई उसमें से आपको ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन बाकी सब अनऑथराइज आउटसाइडर वाला है। इस बार क्या यस। उन लोगों को देखिए, तो गैर कानूनी है ना ये तो देखिए कोई कोई बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह में हम हम्म। सुने जे हम्म। आपको सब गरीब लोग हैं, इन लोगों को रहने का आवास नहीं है,
तो जी घुस गया है तो क्या कीजिएगा। तो जी हम लोगों ने इसमें बोले थे देखिए गरीब लोग है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन घर फाका मिलेगा तो घर में अगर घुस जाएगा तो अगले दिन में ये भी बोल सकते हैं जो गरीब लोग है, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तो बैंक में पैसा है तो बैंक में चलिए पैसा ले लेते हैं। तो ये तो गैर अच्छा कानूनी है जो है, जी अनऑथराइज ऑक्यूपेशन जो कर रहा है गैर कानूनी कर रहा है। इन लोगों को देखिए कानून का ओर से जो जो करने का हम लोग को इस पास स्कोप है, स्टेट हम्म गवर्नमेंट का सपोर्ट लेने पड़ेगा, पुलिस हम्म एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट लेने पड़ेगा, लोकल जी अथॉरिटी जो है पंचायत म्यूनिसिपल जो है उनको सपोर्ट लेने पड़ेगा, ट्रेड हम्म यूनियन का जो ट्रेड हम्म यूनियन है उनको सपोर्ट लेने पड़ेगा, मैनेजमेंट को ये काम खास करके सामने खड़ा होकर काम करने पड़ेगा। बाकी हम लोग हम्म सपोर्ट करेंगे। हम लोग को उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो जाएगा और अगले दिन में जो हम लोग को आज जो डिसीजन लिया गया जो एक्स हम्म एम्प्लॉय को दिया दिया जाएगा वो शायद आपको हम लोग कर देंगे। ये जो 24 साल चल रहा है, ये 24 साल में हम्म। ही वो काम शुरू होने का संभावना है। आप तो डेट भी दे दिए, काफी अच्छा है कि 2024 में ही शायद इसका फैसला आ जाए। तो हाँ, इसी बारे में फैसला मेरा होने का क्वेश्चन था कि 20/3 को पहला मीटिंग और उसके बाद 28/8 को मीटिंग हुआ, तो 5 महीने के अंदर करीब 5,000 और एम्प्लॉय हमारे रिटायर्ड हो चुके हैं सीआईएल से। तो इन 5,000 में से अगर कोई चाहता कि मैं एक क्वार्टर लीज में लूं या फिर मैं इस क्वार्टर में रहूं, क्या वो भी अलाउड होंगे? नहीं नहीं उससे तो नहीं होगा, वो तो क्राइटेरिया बनेगा। देखिए अब हर साल जो क्या डेटा दिया क्राइटेरिया, गया मतलब वही मैं क्राइटेरिया पूछ रहा हूँ कि आप 15 साल पहले जिसने रिटायर्ड किया या वो 5 साल पहले। क्राइटेरिया वो क्राइटेरिया अभी बना नहीं क्योंकि अभी तो डेटा फाइनल होगा। उसके बाद कुछ कुछ आपको हम लोगों को जो क्राइटेरिया बनाया गया जो आपको लैंड मैनेजमेंट यूनिट के पास जाएगा, वो जो हम्म शिव कुमार यादव जी ने बोले हम लोग भी जाएंगे, वो बात करेंगे। बात करने के बाद 3 महीने के अंदर ये आएगा आएगा कोल इंडिया का हाथ में। उसके बाद आपको स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी में लास्ट डिसीजन होगा तो फाइनल अप्रूवल होगा। लेकिन आपको उम्मीद हम लोगों को ये है कि हो जाएगा जल्द से जल्द। हम लोग तो ये आशा कर रहे हैं कि आपको हम्म। हो जाएगा। अच्छा जी एक चीज जो आपने और पूछा था लीज का, लीज में हम्म। या, एक मिनट रुको। अब दुर्गापुर शहर के मेरे करीब पड़ता है आसनसोल, दुर्गापुर में दुर्गापुर स्टील सिटी माना भी जाता है। वहां पे कई कंपनी स्टील प्लांट बंद होने के बाद वहां के जो क्वार्टर्स है वो लीज में दिया गया। बाद में वो लीज जिसको मिला उसने अलग से फिर लीज में चढ़ा दिया, मतलब फिर क्वार्टर बेचना शुरू हो गया। इसके बारे में भी थोड़ा सोचिएगा। आप प्लीज कंटिन्यू करें। वो लैंड कंपनी पर है, जी। कोल बियरिंग एक्ट। कोल अच्छा बियरिंग एक्ट का लैंड का मालिक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या 99 ईयर्स का हम लोग भी सोच रहे हैं क्या? कोल इंडिया भी सोच रहे हैं? मैं राजीव जी से पूछ रहा हूँ, क्या हम लोग अ, अच्छा 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 अच्छा। भैया आप मैं शिव कुमार जी से बात करूंगा अभी। सीआईएल के लैंड क्या किसी अलग कंपनी को रेंट आउट कर सकते? मतलब यहाँ पे मैं रिपोर्ट में पढ़ रहा था, रिपोर्ट में कहीं पे था जो क्वार्टर रहने लायक नहीं है उसको डिमोलिश किया जाए और डिमोलिश करने के बाद जो लैंड बच जाएगा क्या उसको रेंट आउट किया जा सकता है कोई अलग काम के लिए? कोई फैक्ट्री बना ले, कोई कुछ बना ले, कोई अपना बिजनेस चला ले, क्या उसके लिए भी रेंट आउट करने के आप लोग सोच रहे हैं कि इसमें तो कंपनी को फायदा ही है, रेंट भी आने वाला है? है उसको हम कहीं जो उसको प्रॉफिट में कैसे ला सके और जो प्रॉफिट में है उसको और उसका प्रॉफिट कैसे बढ़ा सके, उसके उद्देश्य से हम लोगों ने ये प्लानिंग किया और जिसमें भारत सरकार से डिमांड किया था और भारत सरकार ने 2022 में एक हम लोगों को परमिशन दिया है कि जी। हम लोग अपना जो सीबी एक्ट की जो लैंड है हम्म उसमें अगर वो हमारे पास में काम में खाली है हम्म तो उसमें हम जैसे सोलर प्लांट को और या बाकी उद्योग जो हमारे से कोल से संबंधित है जी। उसमें हम उसको इस्तेमाल करने के लिए ये जमीन की बात हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब यानी दूसरी हाँ, कोई और कंपनी को और रेंट आउट करने दूसरा की बात? दूसरा एक चीज हम लोगों ने इसमें और एक हम लोग ने सजेस्ट किया है जैसे? कि ये जो हमारे यहाँ पर ये जो क्वार्टर्स की कॉलोनी, अगर किसी कॉलोनी में 500 क्वार्टर्स है हम्म और उसमें 50 या 60 या 100 वर्कर सिर्फ रहते हैं, हम्म बाकी अनअथराइज या रिटायर्ड वर्कर रह रहे हैं, हम्म तो ऐसे 100 वर्कर्स के लिए हम्म और बाकी भी अपने बाकी वर्कर्स के लिए हम्म हम लोग अपना एक
मल्टी स्टोरेज का बढ़िया यानी नए तरीके से अच्छा। नए पूरा सुविधा युक्त नया हाँ, फ्लैट स्कीम वो सिस्टम का मकान बनाया जाए, जिसमें लिफ्ट लिफ्ट भी लगा रहे, लिफ्ट लगा बोल रहे के एक लाइन बकायदा जो उसमें। रहे। हाँ, तो लिफ्ट रहे, हम्म। बाकी वहाँ गार्डन की व्यवस्था है ना अच्छी तरह से, और उसको चारों तरफ से बाउंड्री करके रखे जी जी, कि मैं पढ़ा। सिवाय एम्प्लॉई के बाहर का कोई भी आदमी वहाँ एंट्री ना कर सके। जी तो वो एक जी कॉलोनी बनाने का एक लोगों ने प्रपोजल दिया है कि भाई जी पहले जी आप जी। उनको हमारे वर्कर्स को शिफ्ट करें हम, उसके जी जी बाद जी ही हम जी। लोग बाकी चीज में डिसीजन करें। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, तो ये काफी अच्छा चीज है। शत्रुघ्न जी, मैं आपसे एक मतलब देख तो रहा था, न्यूज़ तो पढ़ रहा था, न्यूज़ पढ़ने का टाइम मुझे बहुत कम मिला आज, लेकिन उसमें से कहीं पे दिख रहा था कि कमिटी बहुत दूर की सोच रही है, क्योंकि उसमें 2047 तक की भी बात की गई है। तो ये कमेटी कितना दूर तक सोच रही है और कब तक, मतलब जो जितने भी कमेटी अभी भी, सब कमेटी तो बहुत सारे बनी है, बहुत चीज का, जेपीसी से लेके सॉरी एचपीसी से लेके बहुत चीजों का कमेटी बना है, लेकिन लग रहा है कि यही कमेटी है जो काफी एक्टिव है। तो ये इतना एक्टिव कि 2047 तक का प्लान बना लो। देखिए, सबसे पहले तो सरप्लस क्वार्टर कमेटी बनी है, इसमें हम लोग को दूरगामी सोच है कि अच्छा, कैसे? बता रहा आपको हम, अभी हम्म। हमारे श्री कुमार जी ने बताने का काम किया कि जी। जैसे किसी ब्लॉक में मान लीजिए 500 क्वार्टर है, उसमें ठीक। करीब-करीब मान लीजिए 100 क्वार्टर ऐसे हैं जो हमारे कर्मी रहते हैं और जी 400 क्वार्टर जो है जो ऑथराइज्ड या मान लीजिए किसी रह रहे हैं वहाँ पर। हम लोग चाह रहे हैं कि जितने भी वर्कर्स हैं, सभी वर्कर्स को एक जगह शिफ्ट कर दें और हम्म। जो लोग अनऑथराइज्ड हैं, उसके विषय में अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम लोग आपस में उस पर कुछ डिसीजन लेंगे, हम लोग आगे, अभी डिसीजन लिया नहीं है। अच्छा अच्छा उस पर भी हम लोग कुछ डिसीजन सोचे हैं, अभी हम लोग सब खुलासा नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कुछ कुछ तो तो हमारी ये सोच है, अंदर भी रहना चाहिए, अपने अंदर भी रहना चाहिए। ठीक 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 है, कोई बात क्योंकि नहीं। मान लीजिए अब हम क्या बोल रहे हो, देखिए वो जो भी लोग अनऑथराइज्ड है, वो कहीं न हाँ। कहीं किसी के दबाव में है, किसी के हम्म प्रेशर में है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, एसपी हो, हम्म डीसी हो, थाना प्रभारी हो, डीसी हो, सीईओ हो या कोई हम्म ट्रेड यूनियन के बड़े नेता होंगे। हम्म उन्हीं के कहने पर या उनके दबाव पर जो लोग रहते होंगे, तो अभी हम लोग हम्म, उसको टच नहीं कर सकते हैं, टच करने से मामला बिगड़ सकती है। हम लोग भी अच्छा। सोचेंगे कुछ, उस पर भी कुछ उपाय करेंगे, लेकिन इस पर हम लोग कोई ठोस पहल हम लोग नहीं सोचे, कोई ठोस निर्णय लिए नहीं हम लोग। हम्म और हमारी जो सोच है कि हम लोग, जो हमारे जितने वर्कर्स रह रहे हैं, उनको अच्छा हम्म, क्वार्टर दें, अच्छा एक माहौल दें उनको। जी हम लोग जो सोचे हैं, अभी जो हमारे शिवकुमार जी ने बताने का काम किया, जी। वैसे वर्कर जो एक बढ़िया सुंदर क्वार्टर बना करके पूरे बाउंड्री दे करके पूरे हम्म, बाउंड्रीज़ के अंदर उसको रखें हम लोग, पूरा पूरी तरह सेफ रहे। जी। ये सोचे हैं, क्योंकि हम लोग दोनों को अलग करना चाह रहे हैं। हम्म। हो क्या ये रहा अलग है, करने का, अलग अलग करने का सोच से मैं आपके साथ एकदम सहमत हूँ। एज ए एम्प्लॉय ऑफ सीआईएल, एज एन एम्प्लॉय ऑफ सीआईएल, मैं सोचता हूँ कि हाँ चलिए, जो कंपनी के लिए अपना जिंदगी दे रहे हैं या फिर जो पूरा जीवन दे रहे हैं, उनको कम से कम रहने के लिए घर आए, माहौल अच्छा मिले, बच्चे अच्छा से खेल पाए, एक पार्क हो, कुछ हो, ऐसा कुछ माहौल जो बने, ऐसा अभी हो ऐसा सोच एक एक रख। एक मिनट, अभी हो क्या रहा है, जी एक जगह क्वार्टर रहने से क्या हो रहा है, उसमें हमारे एम्प्लॉय भी हैं और ऑनराइज़ भी हैं। तो हम चाह करके भी इस जी क्वार्टर को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं। जी। क्वार्टर काफ़ी डैमेज है, काफ़ी हम्म जर्जर अवस्था में है। हम्म तो हम चाह करके भी इस क्वार्टर का रिपेयर मेंटेनेंस नहीं करा पा रहे हैं हम लोग। बहुत सारी समस्या आ रही है, हम्म प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग काम करने में, और वो हम्म, हमारे वर्कर्स भी नरक जीवन में जी रहे हैं, जो हम जी। बोल नहीं सकते आपको। काफ़ी क्वार्टर जर्जर है, काफ़ी डैमेज अवस्था में है, हम्म बहुत डैमेज क्वार्टर है। अब हम हम्म उस पर भी कुछ निर्णय निकालने जा रहे हैं, जो निर्णय निकाले हम लोग अभी कि एक जगह कर देंगे सभी वर्कर्स को, और उसको अच्छा हम्म माहौल में जीने के लिए हम लोग एक अच्छा सुंदर क्वार्टर बना के दें उसको, हर तरह हम्म से सुविधा युक्त हो। ये हम लोग भी हम्म डिसाइड कर रहे हैं, हम लोग डिसीजन ले रहे हैं हम लोग। हम्म। ये भी हम लोग सोचे हैं मन में हम लोग। नेक्स्ट टाइम जब आप लोग कोई सब्सिडीज में जाएंगे, तो एक चीज प्लीज उनको बता दीजिएगा कि सिविल का एक टोल फ्री कुछ नंबर्स दिया गया था सभी सब्सिडीज में, क्वार्टर रिपेयरिंग के चलते, कि 24 घंटा या 72 घंटा के अंदर कोई ना कोई जाएगा और देख के आएगा।
लेकिन काफी जगह से ये कंप्लेन आती है कि फोन ज्यादातर उठाया नहीं जाता या फिर बंद रहता है। तो जो हेल्पलाइन है सिविल वाला सभी सब्सिडी में, इसको फिर से पुनराय एक बार अच्छा से चालू किया जाए, ये आप लोग सबसे रिक्वेस्ट रहेगा। चलिए ये सब बात हम लोग रखेंगे, ये अच्छी बात है। एक टोल फ्री नंबर होना चाहिए। मान लीजिए हम्म क्वार्टर में किस तरह कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हम्म हो, तुरंत काम लगे, इस तरह के हम हम्म हम्म का आपको हम्म। रहेगा नहीं। ये बात पार्लियामेंट नहीं से कोई भी बता सकते हैं क्योंकि बारी बारी मैं क्वेश्चन तो पूछ चुका हूँ। देखिए एनटीटी और एलसीएच क्वार्टर का मान लीजिए आज के डेट में एचआरए तो मिलता है वर्कर को, लेकिन एनटीटी एलसीएच में अभी भी कुछ वर्कर हैं जो पुराने रह गए। मान लीजिए उनका पिताजी थे, उससे भी पहले पिताजी, शायद 3 जनरेशन में वो वर्क क्वार्टर में भी रह गए हैं, दूसरा क्वार्टर भी नहीं ले रहे हैं। और ऐसा क्वार्टर है जो कभी भी इस ऐसे जैसे 100 साल 60 साल 70 साल पुराना वो सब क्वार्टर है, खास करके ईसीएल बीसीसीएल में। तो इनको क्या डेमोलिश करने का आप लोग सोच रहे हैं कि कंप्लीटली एनटीटी और एलसीएच को डेमोलिश किया जाए और नया टाइप का एनएचएस और नया टाइप का बी टाइप सी टाइप ए टाइप ये सब आए क्वार्टर? लास्ट सवाल आपसे करके आज इस इंटरव्यू को विराम देंगे क्योंकि काफी रात हो चुकी है, रात 12 बजने वाले हैं। मैंने तो घड़ी भी नहीं देखा, आप लोग को भी सोने का टाइम हो रहा होगा। भैया ये कमिटी जिसमें आप चारों महादिग्गज यहाँ बैठे हुए हैं, तो ये कमिटी कहां तक और कब तक एक ऐसा फैसला ला पाएगी जिसमें क्वार्टर का सिर्फ ना ये पहचान हो पाए कि ये अनऑथोराइज्ड है या ऑथोराइज्ड है, ये भी पहचान हो पाए कि कौन किस क्वार्टर के लिए लायक है और क्यों नहीं सभी को क्वार्टर मिल रहा है जबकि 60,000 सरप्लस दिखाया जा रहा है। अभी भी क्वार्टर का कमी तो है और बहुत ज्यादा ही कमी है। मैन पावर ड्रास्टिकली घट रहा है। और क्या क्वार्टर में मान लीजिए बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो जो एलिजिबल हो रहे हैं बहुत जल्दी बी टाइप सी टाइप के, खास करके नॉन एग्जीक्यूटिव का बात करो तो बी टाइप के लिए, लेकिन बी टाइप बहुत कम ही अवेलेबल है। क्या अच्छा क्वार्टर का संख्या ना बढ़ाए, उनका संख्या बढ़ाया जाए और जो एनएजेस है उनका संख्या घटाया जाए ताकि हमारे वर्कर बेहतरीन क्वार्टर में रह पाए? जी 50 साल की। जी मकान में रहकर उसको रिपेयर कर है, उनमें बहुत कुछ चेंजेस आ चुका है। पढ़ाई लिखाई करके हमारी कॉलोनी का हमारे रहने स्टोरी, लेकिन ये पहला है ना, तो ऐसा नहीं। मैं सभी जितने भी मेरे गणमान्य अतिथि हैं सभी को मेरा आदर प्रणाम रहा और मैं चाहूंगा कि आप सब सफल हो। ये कमेटी कुछ ऐसा कुछ करके दिखाए जो शायद कोई कमेटी इससे पहले ना कर पाए। भले ये सब कमेटी हो लेकिन जो चार बैठे हैं मुझे लगता है कोई भी मेन कमेटी से भी काफी वो एक्सपीरियंस में भी हैं और काफी दमखम भी रखते हैं और इच्छा भी बहुत है। तो भैया आप सबको सादर प्रणाम, एक बार गुड नाइट। और मैं चाहूंगा आप एक बार सब मेरे दर्शकों को बोल दे कि चैनल सब्सक्राइब कर दे, उसको फैला दे, शेयर कर दे, लाइक कर दे, कमेंट करते जैसा होता है एक बार प्लीज। नहीं नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अभी मैं खुद गेस्ट सभी सब्सक्राइब कर लिए, तो आप लोग जितने भी दर्शक हैं बाकी उन सब भी दर्शक सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम लोग कोल इंडिया छोड़ के और भी कोई मुद्दा उठाते नहीं है और कोई मुद्दा पे बात नहीं करते हैं। कोई भी हम लोग का एंटरटेनिंग चैनल नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेटिव चैनल है ताकि कोल इंडिया के सबको पता चले कि क्या क्या करना चाहिए, क्या जानना जरूरी है और कहाँ तक जानना जरूरी है। फेक न्यूज कभी भी ये चैनल नहीं फैलाना नहीं और फेक न्यूज को हम लोग प्रमोट भी नहीं करते। इसीलिए बार बार जेबीसीसीआई मेंबर हो, स्टैंडर्डाइजेशन मेंबर हो या फिर इन जैसे दिग्गज अतिथि हो, चैनल में आते हैं, अपने सुझाव देते हैं, अपने साथ बात करते हैं और आप तक बात पहुंचाते हैं। तो आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। इंटरव्यू यहीं पे खत्म करते हैं। शुभ रात्रि।